तो धोती लपेट करके जो भागिएगा ना, तो कहाँ गिरिएगा, कहाँ पलटिएगा, कोई ठिकाना नहीं है। कि हमेशा आप उसी जगह पर हाथ डाल रहे हैं जहाँ पे मुसलमानों के दिल को चोट पहुँचे, उनके चीज़ों पे सवाल उठाए जा सके। आपने देखा होगा जैसे तलाक का मुद्दा था ना, 3 तलाक का मुद्दा, सेम भाजपा की नीति यही है। आपस में हिंदू मुसलमान को जब तक ये लड़ाते रहेंगे तभी तक ये राज करते रहेंगे। जिस दिन हिंदू भाई समझ गए, मुसलमान भाई समझ गए, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो आप लोग स्वयं जानते हैं, जब वो अपनी बीवी के लिए तो खुद ही वो खड़े नहीं हो सके, बिना तलाक करके बीवी को अलग कर रखा है। ऐसे बहुत सारे भाजपा में लोग ऐसे लोग हैं। हिंदुस्तान सहित बिहार और किशनगंज के तमाम लोगों को मेरे तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर ज़िले में बिल्डिंग खाली खोल देने से नहीं होता है, ठीक है। आपके यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, ये सबसे अहम मुद्दा है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। ईद आने वाली है, कुछ 2 दिन बचा है, परसों ही ईद है और शायद ये वीडियो आपको कल देखने को मिले, तो ये कल ही ईद है उस हिसाब से। तो ईद को लेकर के और कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे दानिश इकबाल साहब से, जो कि RJD से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हमारे साथ बड़े हैं अंत तक। तो सबसे पहले आपका दानिश इकबाल भाई स्वागत है बहुत बहुत KDV लाइव में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके माध्यम से मैं तमाम जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अभी मैं इस वक्त जिम में मौजूद हूँ। आप दानिश इकबाल भाई को देखकर ही समझ गए होंगे, या फिर जो बैकग्राउंड में जो चीज़ है, जो मटेरियल रखा हुआ उसको भी देख करके आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कल्टेक्स चौक में जिम है, बॉडी प्लांट नाम है इसका ना, ये बॉडी प्लांट, इस जिम में मौजूद हूँ। और दानिश इकबाल साहब रोज़ इसका एक्सरसाइज करते हैं, देखे भी होंगे कई बार, हम लोगों ने इस तरह से इंटरव्यू किए हैं। तो सबसे पहले दानिश इकबाल साहब, ईद है, ईद को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली 8:30 बजे से बाद जो है ये टाइमिंग मेरा होता है जिम का, और इत्तेफाक से जो है इलाके मेरे का तीसरा बार ऐसा हुआ है कि आपसे बात होने के बाद मैंने बोला है कि मैं जिम में ही हूँ। और दूसरी बात है कि हाँ, आने वाले वक्त में या तो समझ लीजिए कि परसों इंशाअल्लाह ईद पूरे हिंदुस्तान के लोग मनाएंगे, और आपके माध्यम से इस समय जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, हिंदुस्तान सहित बिहार और किशनगंज के तमाम लोगों को मेरे तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ईद पे आपस में जो भी गिला शिकवा है, रंजो गम है, आपस में जो भी शिकवा शिकायत है, आपस में जो भी विवाद है, आपस में आप लोग सभी गले से गले मिल करके इन सबको भूल करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक नए पहल की शुरुआत करें, इसका मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल चुनाव होने वाले हैं, आप भी देख रहे होंगे, तो चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही है अगर आप बताना चाहें तो? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि रमज़ान में इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है, आपका क्या है इसमें? देखिए, ये सिर्फ इफ्तार पार्टी चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हर साल इस तरह से इफ्तार पार्टियाँ होती रहती है। इफ्तार पार्टी का मतलब एक तरह से इसको राजनीति तौर पे ना देख करके ये एक संदेश देने का काम है कि आपस में लोग मिलते हैं, सभी जाति प्रांत के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, और उस चीज़ को लोग मिल बांट करके मनाते हैं। जैसे होली के दिन भी जैसे और भी जाति प्रांत के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, आपस में मिल करके प्रेम सद्भाव के साथ ये फेस्टिवल को मनाते हैं। वैसे ही रमज़ान में इफ्तार पार्टी का चलन चलता है। रही बात राजनीति को लेकर के, आने वाले वक्त में बहुत अब करीब है 20-25 का चुनाव विधानसभा, और हम लोग की जो तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हो रही है और बहुत मजबूती से हो रही है, और ज़मीनी स्तर से हो रही है। और हमारा जो मुद्दा कल भी था, आज भी है, और आने वाले वक्त में भी यही मुद्दा रहेगा, और इसी मुद्दे के साथ हम अपना चुनाव लड़ने वाले हैं। जो कि बिहार से जो पलायन आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य चरमराई हुई है, शिक्षा चरमराई हुई है, तो इस तरह के यही सब मुद्दे हम लोगों के हैं। और इसी सब मुद्दों को लेकर करके गठबंधन के लोग उतर रहे हैं चुनाव में। हम लोग का कोई भी इसके अलग हटकर कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों को हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा ही नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बिहार को आगे चल के और कैसे विकसित बनाना है, इस राज्य को सफल और कैसे बनाना है, ताकि इस राज्य का हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसका नाम हो सके।
हम लोग का मेन जो यही विज़न है और इसी विज़न के साथ हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी मुद्दे तो आपने जो गिनाए हैं वो भी ठीक है, लेकिन अपने जो यहाँ के किशनगंज के जो मसले मसाइल हैं वो भी काफ़ी संख्या में और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, चाहे AMU का मामला ले लीजिए या फिर कटौर रोधी का मामला ले लीजिए, यहाँ के जो ये सारे मसले हैं ये बिल्कुल अलग हैं देखा जाए तो। और दूसरी बात ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से CA एक बड़ा मुद्दा बना था, CA NRC, और लोगों ने भी ज़्यादातर वोट इसी मुद्दे को लेकर के किया, ना ही रोज़गार के मुद्दे पर, ना ही प्लान के मुद्दे पर एक तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन इस बार जिस तरह से अभी वक्फ बिल का मामला चल रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार वक्फ बिल भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? मैं आपको एक चीज़ से लिए भी रोकता हूँ, जैसे CA NRC की आपने बात किया, बिहार में किस पे गाज गिरा? CA NRC को तो लेके कोई भी प्रताड़ित नहीं हुआ, और हम लोगों ने पूरी जोशो खरोश के साथ, और इस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही बायकॉट कर दिया था CA NRC लागू नहीं होने में, और बिहार में किसी भी लोगों को इसका कोई भी अभाव नहीं दिखा। और रही बात पलायन की, तो पलायन जो है ये तो सब लोग देख ही रहे हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात जो आपने बोला कि शिक्षा स्वास्थ्य, ना तो शिक्षा सही है ना तो स्वास्थ्य सही है। आप हर ज़िले में बिल्डिंग खाली खोल देने से नहीं होता है, ठीक है? आपके यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, ये सबसे अहम मुद्दा है। दूसरी बात, आपके यहाँ स्वास्थ्य का क्या हालत है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हर एक लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। बिहार में क्या हाल है वो सब लोग को पता है। जहाँ आपको 40 डॉक्टरों की ज़रूरत है, वहाँ 4 डॉक्टर और 3 डॉक्टर मिल करके वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि आम मर्रा ज़िंदगी में ये अहम मुद्दा, ये सभी के लिए है। ये मुद्दा ये सिर्फ दानिश इकबाल का मुद्दा नहीं, या फिरदौस गनी का मुद्दा नहीं है, या कोई भी XYZ का मुद्दा नहीं, ये बिहार के तमाम जितने भी लोग हैं, ये सब का ये अहम मुद्दा है। अब जो आपका जो सवाल है वक्फ बिल को लेकर करके, वक्फ बिल का जो मामलात है, देखिए सबसे पहले तो चीज़ यही है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ रही है भाजपा के लोगों को हर जगह मुसलमानों की चीज़ों में घुसने की, हर जगह, जब शरीयत हमें वो चीज़ का इजाज़त दे रही है, और उस लॉ से, उस चीज़ों से हम लोग आज तक चलते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात कि बिहार के संविधान में है, लिखा हुआ है, आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आज का मामला तो नहीं है, ये वक्फ बिल का, ये वक्फ बोर्ड का जो मामला था, ये आज का नहीं है, कोई नया चीज़ हो गया। अरे अगर आपको कहीं पे लगता है कि ये गैर कानूनी है, आप उस पर इंक्वायरी बैठा सकते हैं, उस चीज़ों को लेकर करके आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आपका क्या है कि हमेशा आप उसी जगह पर हाथ डाल रहे हैं जहाँ पे मुसलमानों के दिल को चोट पहुँचे, उनके चीज़ों पे सवाल उठाए जा सके। आपने देखा होगा जैसे तलाक का मुद्दा था ना, 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक के मुद्दे में क्या आपने आखिर क्या मतलब साबित क्या करवा लिया आपने? क्या मतलब मुसलमान महिला को आपने उसके लिए क्या ऐसा कर दिया जो कि लगे कि हाँ भाई 3 तलाक का जो है आपने बहुत बड़ा काम कर दिया? प्रधानमंत्री जी के बारे में तो आप लोग स्वयं जानते हैं, जब वो अपनी बीवी के लिए तो खुद ही वो खड़े नहीं हो सके, बिना तलाक करके बीवी को अलग कर रखा है। ऐसे बहुत सारे भाजपा में लोग ऐसे लोग हैं। तो ये सब चीज़ जो है मतलब लोगों को गुमराह करने की, देखिए बता रहे हैं साफ साफ भाजपा का जो नीति होता है, जब भी चुनाव आएगा कुछ ऐसे मुद्दे को ला के वो खड़ा कर देंगे ताकि लोगों का जो है ना मेन मुद्दों से ध्यान भटके और इन सब मुद्दों में जा सके। अभी मार्केट पूरा क्रैश कर चुका है, पूरा का पूरा क्रैश हो गया है। बिहार का जो अभी हालत है, जिस तरह चरमराए भी अभी बिहार, तो लोगों को किस तरीके से डाइवर्ट कर करके इन सब चीज़ों में उलझाना है ताकि मेन मुद्दे से लोग भटक सके। और सबसे पहले है कि ये इस सब तरह का जो प्रोपेगेंडा लगाते हैं ना, वो हिंदू लोगों को खुश करने के लिए ये सब चीज़ करते हैं, अदर समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। तो इनका सिर्फ एक ही चीज़ है, जिस तरह की आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जब अंग्रेजी शासन आया था, तो जब वो देखा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिल के लड़ रहे हैं और वो लोग मिल के लड़ रहे हैं, तो अंग्रेज़ लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगे। तो अंग्रेज़ लोगों ने सिर्फ साफ एक ही नीति आजमाया कि भाई इन लोग को तो अलग करना ही पड़ेगा, जब तक इन लोग को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं, राज्य नहीं कर सकते। तो आखिर क्या हुआ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया।
उनके मुंह पे उनको अच्छा कहना, इनके मुंह पे इनको अच्छा कहना, ये करते करते लोगों के बीच में फूट पैदा किया और राज कर लिया। सेम भाजपा की नीति यही है। आपस में हिंदू मुसलमान को जब तक ये लड़ाते रहेंगे तभी तक ये राज करते रहेंगे। जिस दिन हिंदू भाई समझ गए, मुसलमान भाई समझ गए, मैं आपको दावा करता हूँ उस दिन भाजपा की राजनीति का जो है द एंड हो जाएगा हिंदुस्तान से, और ये पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखने वाली। तो भाजपा की राजनीति, इसकी रणनीति ही हिंदू मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार 2014 में जब ये हिंदुस्तान में काबिज हुए, हिंदुस्तान की गद्दी पर जब ये बैठे, आप देख लीजिए 2014 के बाद का इनका क्या क्या रहा है। हिंदू मुसलमान के ऊपर ने अगर एक भी काम इन्होंने करके दिखाया होगा तो मैं मानूं, अगर इनके शासन में अगर एक भी काम ये गिना दें। देखिए, बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लोग आएंगे बैठ के 10 तरीके के बाद मैंने ये काम कराया। आखिर आपको पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से इन्होंने अमेरिका में जा करके क्या बोला था कि हर साल एम्स खुल रहा है एक नया, हर साल जो है IIT दिल्ली IIT आ रही है, एम्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, हर महीने यूनिवर्सिटी तक बन रही है, और ये चीज़ सदन में बजावते इस चीज़ का खंडन किया गया। मैंने हर हफ्ते, हाँ हर हफ्ते जो भी रहे, और इसका खंडन किया गया सदन में, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जा करके सर्च कर सकते हैं। सदन में इस तरीके इस बात को उठा करके ऑन रिकॉर्ड इसको खारिज कर दिया गया कि ये बेबुनियाद वाली बात है। आपने कुछ टाइम पहले भी देखा होगा कि दरभंगा में झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बोलूँ कि आप गूगल में ही सर्च कर लीजिएगा इस फेंकू, अब फेंकू में कौन सा ना किनका आएगा नाम, हो आप खुद देख लीजिए। मैं क्या बोलूँगा, हिंदुस्तान के सारे लोग जान रहे हैं ये चीज़। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि फेंकने का तो कोई इम्तिहान है नहीं, चमड़े की ज़बान है, जो दिल में आएगा मैं बोल दूंगा, तो कौन रोकने वाला है। साहब आते हैं मन की बात करके चले जाते हैं, तो आप तो मन की बात अपने ना कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के तो 40 करोड़ के मन की बात आप कभी सुने जाने जो आप कहिएगा। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर बस यही है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और सबसे बड़ी बात है, अगर भाजपा के खिलाफ कोई भी है तो वो देशद्रोही है, भाजपा के अगेंस्ट में कोई बोल रहा है तो वो देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई बोल रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो देशद्रोही। तो भाई कैसा लोकतंत्र आप बना के रखे हुए हैं आखिर यहाँ पर। हाँ, ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे प्रजातंत्र है, और यहाँ पे जनता ही मालिक है। बिहार के एक मंत्री हैं बीजेपी के, नीरज सिंह बोलू, और उनका एक बयान सामने आया कि अगर मस्जिद में जगह नहीं होती है तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज़ पढ़ रहे, रोड पर नहीं, क्योंकि रोड चलने की जगह है। देखिए, अब इनकी मानसिकता को लेकर के मैं क्या बोलूँ, जाहिल हैं, अकल कम है, और जिनको अकल कम रहता है वही ये सब उलूल झुलूल बातें करते हैं। कब तक इस सब तरह का जो मुंह में जो आप लोग की जो बोली आ रहा है, कब तक। वक्त पलटेगा, हालात बदलेंगे, वो दौर फिर से आएगा जब हम लोग सारे जितने भी जाति समुदाय के लोग एक साथ रहते थे और आपस में एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के पर्व को लोग जो है उत्साह से मनाते थे, एक दूसरे के दुख और सुख में जब मतलब शरीक होते थे, तो वो दौर फिर से आएगा। और जब वो दौर आएगा तो आप लोग की दुकान बंद होगी, आप लोग को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो धोती लपेट करके जो भागिएगा ना, तो कहाँ गिरिएगा, कहाँ पलटिएगा, कोई ठिकाना नहीं है। और ये कहने वाले आप कोई नहीं होते हैं। अरे हम लोग वही तो कह रहे हैं ना कि ये सब ऐसे ऐसे जगह पे जाकर बयान देते हैं कि कोई वैसा आदमी भेटा नहीं रहा है। जिस दिन वैसा आदमी भेटा भी जाएगा ना, सदन में जिस दिन उस तरह के आदमी अगर बैठने लगे ना, तब क्या हाल होगा वो देखने वाला। अच्छा, वो दौर कब आएगा? वो तो पूरे देश के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, बिहार में वो दौर कब आएगा? बिहार में इसी बार से आएगा, 2025 में आएगा। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है, क्योंकि अब जो है बिहार के जो मुखिया हैं वो अब उस लायक नहीं बचे हैं जो बिहार को चला सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके का लूट कांड हो रहा है, जिस तरीके का जो है अपराधी घटना घटी जा रही है, दिन दहाड़े लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, गोली मार के हत्या कर दे रहे हैं। तो आप वो खुद देख रहे हैं कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रखा है, वो आप स्वयं देख रहे हैं। तो बिहार की जनता भी आप त्रस्त हो गई है, और वो लोग अब चीज़ मन भी बना ले रखा है कि हम लोग को किस दिशा में जाना है। तो आगाज़ तो कहीं ना कहीं से होगा, और अंजाम इंशाल्लाह आने वाले कल में पूरा हिंदुस्तान के लोग देखेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश इकबाल साहब बात करने के लिए। ये दानिश इकबाल साहब हैं जो कि विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन हालांकि वीडियो इतनी लंबी नहीं है, फिर भी आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।